सबको नमस्कार। इस सीधे प्रसारण कार्यक्रम में उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, भारत प्रेमी सज्जनों, नौजवान साथियों, अपना देश भारतवर्ष दुनिया में सबसे प्राचीन देश है। आज जितना भारतवर्ष दिखता है, अपना अतीत ये कहता है कि भारतवर्ष बहुत विशाल देश था, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश था, दुनिया का सिरमौर भारतवर्ष था। आज अगर हम भूगोल की दृष्टि से विचार करें तो आज का ईरान भारत का हिस्सा था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और सांस्कृतिक दृष्टि से तिब्बत भी भारत का भाग था। बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, यारकंद, समरकंद, कच्छ, तीन बीघा का गलियारा, पीओके, एक्साई चिन्ह, ये भारत माँ के अटूट अंग थे। 4,500 मील लंबा चौड़ा अपना यह भारतवर्ष था। अनेकों चक्रवर्ती सम्राटों ने यहाँ पर शासन किया है। भारतवर्ष का यह समाज और हमारा इतिहास ये मानता है कि हम सूर्य के पुत्र हैं। सूर्य से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, उनकी 10 संतानें, आगे ऋषि, उप ऋषि और आगे 88,000 ऋषियों की कथा हम नैमिषारण्य में श्री सत्यनारायण कथा में सुनते हैं। हम में से हर किसी का गोत्र ऋषि के नाम से है। भारद्वाज है, अत्रि है, गर्ग है, कपिल है, गौतम है, कश्यप है, ये प्रमुख ऋषियों के नाम हैं। ऐसे सबका गोत्र ये बताता है कि हम किसी न किसी ऋषि की वंशावली से हैं। इन ऋषियों ने भारत को बनाया है, यहाँ के समाज को विकसित किया है, समाज के विकास के लिए यहाँ संस्कृति विकसित की है और संस्कृति को जीवन में उतारने के लिए सभ्यता विकसित हुई है। यहाँ के समाज का नागरिक दुनिया के कल्याण करने वाला नागरिक बने हैं, ऐसी व्यवस्थाएं अपने ऋषि मुनियों ने स्थापित की है। जब हम ऋषि शब्द कहते हैं तो आज की भाषा में रिसर्च करता, अन्वेषण करता है। मुनि का मतलब होता है मनन करने वाला। ये ऋषि मुनि जीवन की सुख सुविधाएं छोड़ करके विश्व के कल्याण के लिए खोज करते थे, साधना करते थे और सत्य से साक्षात्कार करते थे, जीवन मूल्य खोज करके समाज को देते थे। ना केवल अध्यात्म के क्षेत्र में तो उन्होंने सृष्टि के छुपे हुए रहस्यों को खोज निकाला था। सृष्टि का मानवता के साथ क्या संबंध है उन्होंने खोज निकाला है। और इतना नहीं, खगोल शास्त्र के अंदर क्या है उन्होंने खोज निकाला था। वो सारा ज्ञान हमारे शास्त्रों में भरा पड़ा था और आज भी हमारे पास उपलब्ध है। ना केवल अध्यात्म की दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से भी भारतवर्ष को उन्नत करने के लिए उनका ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, अनेक क्षेत्रों में उन्होंने एक समाज के लिए अनुपम खोजें करके हमारे समाज के लिए दिए हैं। उन्होंने हमारे समाज को एक संस्कृति दी है और श्रेष्ठ सभ्यता दी है। हमारी संस्कृति का एक प्रमुख भाग है हमारी परिवार व्यवस्था। परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई, माता पिता, भाई बंधु भतीजे आदि रहते हैं। इतना ही नहीं, घर में कुत्ता है, बिल्ली है, गौ माता है और इतना नहीं, दृश्य अदृश्य जीव सृष्टि है, सब परिवार का सदस्य है। हमारा परिवार सबकी चिंता करता है। परिवार का सदस्य घर में रहता है तो वो पिता भी है, पुत्र भी है, भाई भी है, बंधु भी है, नाना भी है, चाचा भी है, दादा भी है। हर स्तर पर उसके रिश्ते बदलते हैं, उसका व्यवहार बदलता है। अतिथि आता तो अतिथि देवो भव है हमारे लिए, वो जान से प्यारा है। ऐसी अपनी एक संस्कृति का भाव है। हमारी सभ्यता में वेशभूषा है, भाषा है, रीति रिवाज है, सब उन्होंने एक अनोखे प्रकार से विकसित किया है। उन्होंने स्वच्छता के साथ पवित्रता को भी महत्व दिया है। पवित्रता मन की है, स्वच्छता बाह्य शरीर की है।
उन्होंने समाज का प्रकृति के साथ, सृष्टि के साथ क्या संबंध है ये भी बताया है। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश से ये सारा शरीर बना है, तो इसके साथ भी हमारा संबंध है। इसको हम पर्यावरण कहते हैं। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश का कोई भी संतुलन से थोड़ा भटकता है, बिगड़ता है तो मनुष्य बीमार हो जाता है। इसलिए यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इस शरीर का ब्रह्मांड के साथ सीधा संबंध है। उन्होंने यह अध्यात्म निकाला है। उन्होंने कहा सभी प्राणियों के अंदर उसी परमात्मा का अंश है। ये सारा श्रेष्ठ ज्ञान हमारे लिए गौरव का विषय है। केवल इतना नहीं है, भौतिक जगत में इस समाज को शिक्षा देनी है, तो शिक्षा की दृष्टि से भी इस देश के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं स्थापित हुई थी। शिक्षा के क्षेत्र में आगे चल करके मैं बताऊंगा, विदेश के लेखकों ने, कवियों ने, शोधकर्ताओं ने भारत की शिक्षा का अध्ययन किया है। भारत की शिक्षा केवल स्वार्थ के लिए नहीं थी, वो चरित्र निर्माण करने के लिए है। अंग्रेजी में कहते हैं द एंड ऑफ एजुकेशन इज करेक्टर। शिक्षा पूरी होगी यानी उसका चरित्र का निर्माण हो गया। शिक्षा एक मनुष्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए है। वेदों में कहा है मनुर्भव, ये श्रेष्ठ व्यवस्था हमारी ये शिक्षा का भाग था। इतना नहीं है, हमारे समाज में हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों मुनियों ने हमारे समाज को स्वस्थ रखने के लिए अनेकों प्रकार की वनस्पतियों का भी अध्ययन किया है। उसका एक भाग हम अपने रसोई में देख सकते हैं। रसोई का जो भाग है वो एक किस्म से औषधालय है। वहाँ की छोटी छोटी मसाले की जो वस्तुएं हैं, जीरा है, धनिया है, अदरक है, लहसुन है, हल्दी है, मिर्च है, काली मिर्च है, दालचीनी, मग है, हींग है, ये सारी वस्तुएं अपने लिए औषधियां हैं। शरीर में किसी भी तत्व की कमी हो जाती है, हमारी माताएं, हमारी बुजुर्ग दादी, नानी इसका सारा औषधीय गुण उपचार जानती थी। हमारा समाज औषधि की दृष्टि से परिपूर्ण था। हमारे वैद्य कफ, पित्त, वात, शरीर में तीनों दोष रहते हैं, इनका संतुलन बनाए रखने के लिए नाड़ी का वो चिकित्सा जानते थे। हमारे गांव जो है वो सभी प्रकार के परिपूर्ण थे। वो किसी प्रकार की कमी गांव में नहीं रहती थी। सभी सहकार का जीवन जीते थे। केवल नमक लेने के लिए बाहर जाते थे, अथवा किसी की हड्डी भी टूटती है तो भी गांव में ही उसके उपचार करता हमें उपलब्ध होते थे। चिकित्सा की दृष्टि से हिमाचल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, केरल है, इस सारे क्षेत्र में शोध केंद्र थे, जिसको हम बोल सकते हैं आज के मेडिकल कॉलेज। शोधकर्ता वहां पर बैठकर नाना प्रकार से शोध करते थे और चिकित्सा शास्त्र के सब प्रकार के वो अन्वेषण करते हुए समाज के लिए नई नई खोजें देते थे। चर्क है, सुश्रुत है, अनेकों प्रकार के हमारे चिकित्सा शास्त्र के वैज्ञानिक हैं। इन्हीं शोधशालाओं से निर्माण होते थे। हजारों हजारों नौजवान समाज के स्वास्थ्य के लिए निस्वार्थ भाव से, भक्ति भाव से काम करते थे। हमारा समाज स्वस्थ समाज था। इस तरह से विज्ञान के क्षेत्र में भी, खगोल के क्षेत्र में भी हमारे समाज ने बहुत उन्नति की थी। जहां खगोल का सवाल है तो पृथ्वी की सूर्य की कितनी दूरी है, ऋग्वेद में 2200 ये योजन लिखा है, जो आधे निमेष में सूर्य की किरण पार करती है। आज का विज्ञान भी उतना ही ये माप बताता है। यानी वेद काल में भी सूर्य की दूरी का वर्णन हमारे यहाँ शास्त्रों में, ऋग्वेद में मिलता है। इतना नहीं, यहाँ पर आर्यभट्ट ने विदेशी वैज्ञानिकों से बहुत पहले, यानी कह सकते हैं न्यूटन से भी पहले आर्यभट्ट ने कह दिया था सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है, और इतना नहीं, पृथ्वी अक्ष के भी चारों ओर 24 घंटे में चक्कर पूरा करती है। इस प्रकार का ये ज्ञान हमारे विदेशी वैज्ञानिकों से 1000 वर्ष पहले आर्यभट्ट ने हम सबको दे दिया था। ये ग्रह हैं सूर्य के नवग्रह, ये चारों ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उनकी पृथ्वी से कितनी दूरी है, उनमें कितनी ऊर्जा है, उसका पृथ्वी पर रहने वाले मानव पर
क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किस समय किस बच्चे का जन्म होता है, उसमें ग्रहों की क्या स्थिति है, उसके आधार पर हमारे ज्योतिषी उसकी जन्म पत्री बनाते हैं। हम देखते हैं वो बिल्कुल सत्य सिद्ध होती है। इतना नहीं है, इस खगोल के अंदर हम देखते हैं हमारी जन्म पत्री, अब वो कहती है 100 वर्ष के बाद सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कब होगा, ये बिल्कुल सेकंड के हिसाब से वो सत्य बता सकते हैं। इस विज्ञान के क्षेत्र में हमारे समाज ने मंगल की सारी गति को भी देखा था, ग्रहों की गति को देख लिया था। इतना नहीं है, इस सारे खगोल की सारी दुनिया का उन्होंने अध्ययन किया था। ऋषि मुनि आंख बंद करके मन की तरंगों से अंतरिक्ष के इन तरंगों को पढ़ सकते थे। ऐसा विज्ञान हमारे देश के अंदर था। इतना नहीं है, और धातु विज्ञान के अंदर अगर हम देखते हैं तो मेटलर्जी के क्षेत्र में भारत की कोई भी तुलना दुनिया में नहीं की जा सकती। हम अजंता एलोरा में जाते हैं, वो मुझे जाने का जलगांव महाराष्ट्र में अवसर प्राप्त हुआ है। वहाँ कैसी इंजीनियरिंग दिखाई देती है, 5-5, 6-6 मंजिल बिल्डिंगें हैं, कोई भी पत्थर जोड़ा नहीं है, पत्थरों को उकेर करके बीच से ही सीढ़ियां निकालते हुए खंभे विकसित किए हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमरे विकसित किए हैं। वहां मुंह बोलती देवी देवताओं की 10 अवतारों की मूर्तियां वहां देख सकते हैं। एलोरा की गुफा के अंदर तो मैंने एक स्थान पर देख रहा था, वहां की गाइड ने मेरे को बोला इधर आओ, इस खंबे को थोड़ा बजाइए। तो मैंने देखा वहां आवाज आ रही है धम 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 धम, कहते वो जो दूसरे किनारे है उस खंबे को बजाइए तो आवाज आती है तंग 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 तंग, जैसे ढोलकी में 2 जो पुड़े हैं तो वो आवाज निकालते हैं। सभी खंभों की अलग अलग स्वर है, सारे गामा पादा निशा सप्त स्वर उसमें बज रहे हैं। इस प्रकार का वो हमारे देश के वैज्ञानिक थे, पत्थरों में भी स्वर उन्होंने बीच में निकाल के रख दिए थे। अजंता एलोरा में मैंने देखा कि वहां का जो ऊपर रंग किया गया है, लगभग 2500 वर्ष पहले की गुफाएं मानी जाती है, वो रंग अभी भी वैसा ही है। एक समय था वो धरती के अंदर वो भूस्खलन के कारण दब गई थी गुफाएं, फिर भी वो रंग जहां पर अभी है वो वैसा ही है। हम घरों में रंग देते हैं, 2 साल 3 साल में वो मध्यम पड़ जाता है, खराब हो जाता है, लेकिन वो रंग कैसा बनाया था। हमारे दिल्ली के अंदर मेहरौली में एक अशोक स्तंभ है जहां पर कुतुब मीनार बोलते हैं, वो भी कभी सूर्य की गणना, ग्रहों की गणना का एक केंद्र हुआ करता था। वहां जो अशोक स्तंभ खड़ा है लोहे का, 2500 वर्ष से खड़ा है, लेकिन उसमें जंग नहीं लगता है। ये भारतीय लोहे के निर्माण का एक बहुत बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण है। लेकिन विचार का विषय है, दिल्ली में तो कहीं भी लोहे की खान आज दूर दूर तक नहीं है। बिहार में लोहा मिलता है, इस्पात मिलता है, लेकिन लोहा तैयार करने की भट्टियां हमारे समाज में जगह जगह विद्यमान थी। उत्कृष्ट लोहा यहाँ पर बनता था। जहाँ भाषा का स्वर है, भाषा के क्षेत्र में हमारे देश में संस्कृत भाषा, ये हमारे देश की एक बड़ गौरव की विषय है। अमेरिका ने कुछ वर्ष पहले संस्कृत भाषा को कंप्यूटर में फीड करके देखा कि संस्कृत भाषा कैसी है। दुनिया की सभी भाषाओं को भी कंप्यूटर में उपयोग किया। दुनिया की सभी भाषाओं में अशुद्धियां आती थी, लेकिन जब संस्कृत में कंप्यूटर के उस सारे का अभ्यास किया गया, संस्कृति भाषा में एक भी अशुद्धि नहीं आए। दुनिया के वैज्ञानिक उछल पड़े, एररलेस ये भाषा है, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। संस्कृति भाषा का बोलने से, अभ्यास करने से जो शरीर में वाइब्रेशंस आती है, उससे मनुष्य का तनाव दूर हो जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है। ये देव भाषा है, ये वेद भाषा है। यहाँ सप्त स्वर कहे गए हैं। और इतना नहीं है, सप्त स्वरा सप्त रसा तलानी सप्त ऋषि द्विवनानी सप्त भूरादि कृता भुवनानी सप्त। ये 7 भुवन हैं, 7 स्वर हैं, 7 रस है। इस समाज के अंदर ऋषि मुनियों ने इस प्रकार का अध्ययन किया है। हमारे जो राग हैं ये समय के अनुसार है। सुबह भोर में कुछ और राग से गाना गाया जाता है, दोपहर को और है, सायंकाल को और है, बच्चे को सुलाना है तो लोरी सुलाई जाती है, स्नान का मंत्र अलग है, और इसी तरह से बच्चे का जन्म होता है तो उस समय गाना अलग गाया जाता है। विवाह शादी के गाने अलग हैं। हर प्रकार के राग का, स्वर का अलग स्वर पूरे देश भर में हम देख सकते हैं। यह संगीत मनुष्य को आनंद देता है।
ये स्वस्थ करता है, प्रफुल्लित करता है। जब तन मन प्रसन्न होता है तो मनुष्य गीत गाता ही है। इस तरह से हम बोल सकते हैं जो संस्कृत भाषा है, दुनिया में अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन करता सभी भाषाओं में संस्कृत के शब्द विद्यमान हैं। तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, गुजराती, बंगाली है। केवल भारत की भाषा ही नहीं, पंजाबी ही नहीं, तो दुनिया में रूस है, जर्मन है, फ्रांस है, चीन है, दुनिया की भाषाओं में भी संस्कृत भाषा के शब्द ही पाए जाते हैं। अंग्रेजी में भी संस्कृत के शब्द हम देख सकते हैं। इसलिए कहते हैं संस्कृत सभी भाषाओं की ये जननी है। इतना नहीं है, गणित के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो सभी मानते हैं आज कि जो शून्य है ये भारत के वैज्ञानिकों ने विश्व को दिया है। शून्य ना होता तो आज विज्ञान ना होता। ये जो 1 2 3 4 इसकी गिनती ये भारत ने दी है। और उससे पहले रोमन की लिपि होती थी। 1 के लिए 1 डंडा लगाते थे, 2 के लिए 2 लगाते थे, 3 के लिए 3 और 4 के लिए वी लगाकर पीछे, 6 के लिए वी के आगे 1 और डंडा। लिखते लिखते छात्र जो हैं थक जाते थे। लेकिन जब से ये भारतीय भाषा के ये हिंद से आए हैं, विज्ञान गणित सरल हो गया है। इतना नहीं है, जब विदेशी व्यापारी भारत में आते थे लाहौर आदि क्षेत्र में, तो यहाँ उन्होंने ये गिनती सीख कर गए। वहाँ के लोगों ने पूछा ये तो बहुत चमत्कारी आंकड़े हैं, ये अंक हैं, कहाँ से सीखे? कहते हिंद से हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे अध्यापक भी कहते थे स्लेट लीजिए, टोकुमा हिंद से लिखिए। तब ये कहा जाता था गिनती बीच बीच से लिखाते थे। ये आम व्यक्ति जानता है हिंद से, यानी हिंदुस्तान से यह प्राप्त हुए हैं। जिसको हम दशमलव कहते हैं, उसका चमत्कारी या अभ्यास हम गणित के अंदर देख सकते हैं। दशमलव किस पॉइंट पर लगाया है, उसकी कीमत कितनी बढ़ जाती है, कितनी घट जाती है, ये दशमलव भी भारत की देन है। जो पाई बराबर है 22/7, इसकी गणना भी भारतीय गणितज्ञ ने हमारे को दी है। इतना ही पाइथागोरस की जो थ्योरम है, उससे भी पहले सुलभ सूत्रों में कई हजार वर्ष पहले हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे गणितज्ञों ने भारत को ये दी है। इसलिए गणित के क्षेत्र में जिसको हम ज्योमेट्री कहते हैं, हमारे यहाँ ये जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ का कुंड है, उसके भी अलग अलग आकार रहते हैं। तो ये हमारे समाज में पहले से ही प्रचलित है ज्योमेट्री भी। जहाँ भवन शास्त्र का सवाल है, वास्तु का अभ्यास है, वास्तु की तुलना दुनिया में भारत के बराबर करना कठिन है। भारत वास्तु के क्षेत्र में भी बहुत आगे था। दक्षिण भारत की हम यात्रा करते हैं, हर मंदिर के मुख्य द्वार देखते ही आंखें चुंधिया जाती हैं, देखता ही रह जाता है इंसान। कितना बारीकी से पत्थरों को नाकाश करके वो मुख्य द्वार बनाया है। अंदर मंदिरों को देखते हैं, कितने कितने लंबे चौड़े बड़े विशाल मंदिर हैं। हर खंबे पर, हर दीवार पर इतनी बारीकी से नक्काशी होती है कि दुनिया देखती रह जाती है। हजारों वर्षों से दक्षिण भारत में वो बड़े विशाल मंदिर खड़े हैं। जहाँ मीनाक्षी माता का मंदिर है, चाहे केरल में पद्मनाभ का मंदिर है, रामेश्वरम में भगवान रामेश्वरम का महादेव का मंदिर है। दक्षिण भारत के मंदिर, वो कन्याकुमारी माता का मंदिर है। वहाँ की जो लिपि है, वहाँ का जो शिल्प है, उसको देख कर लगता था भारत की इंजीनियरिंग कितनी विकसित हुई थी। यहाँ मैं शिमला से ज़्यादा संबंध रखता हूँ। शिमला में अंग्रेजों की राजधानी थी। आज भी पुरानी पुरानी बिल्डिंगें जो अंग्रेजों के समय में बनी हैं वैसे ही खड़ी हैं, जरा भी खरोच नहीं, जरा भी हिली नहीं है। उसका कारण है, क्या अंग्रेज ये शिल्प इंग्लैंड से लेकर आए थे? क्या यहाँ की सारी जिसको रॉ मटेरियल बोलेंगे वो इंग्लैंड से लाए थे? नहीं, वो बिल्डिंग तो भारतीय शिल्पकारों ने, भारतीय कारीगरों ने बनाई है, भारत के मिस्त्रियों ने बनाई है वो सारी बिल्डिंगें। तो ऐसा पूरे देश के अंदर ये शिल्प विद्यमान था। और इतना ही नहीं है, हमारा जो कृषि है, कृषि में, व्यापार में, उद्योग में भारत बहुत उन्नत देश था। कृषि की बात करें तो यहाँ कहते हैं 1 लाख प्रकार का धान का प्रजातियां भारत में विद्यमान थी। आज भी 50,000 के करीब विद्यमान होगी। यहाँ की बासमती के खेत से जब इंसान निकलता है तो उसकी सुगंधी से उसका मन प्रसन्न हो जाता है। तो इतने ही प्रकार की किस्में यहाँ पर होती थी।
यहाँ 1 एकड़ में 56 क्विंटल धान पैदा करने की क्षमता इस भारत भूमि, ये बहुत उर्वरा भूमि ये रही है। विदेशियों ने ये हमारे साथ ये कहा है। इतना नहीं है, यहाँ का गन्ना आज वो जिसको हम सांगली में, कोल्हापुर में आदि महाराष्ट्र में देखते हैं, यूरिया आदि डालकर आज के वैज्ञानिक भी 90 मीट्रिक टन तक गन्ना पैदा कर पा रहे हैं 1 एकड़ में। लेकिन जब हमारा भारत का वो पूर्व का, मैं बोलूँगा 200 वर्ष पहले तक 100 मीट्रिक टन गन्ना भारत में पैदा होता था। यानी कृषि के क्षेत्र में यहाँ की जो उपज है, यहाँ कोई किसी प्रकार का केमिकल या रासायनिक या मैं बोलूँगा नशे की कोई सामग्री इस भारत भूमि में नहीं डाली जाती थी। जैविक खाद से ही भारत की कृषि होती थी। यहाँ की जो कृषि के उपकरण हैं, हल है, कसी है, खुरपा है, खुरपी है, दराटी है, ये सारे उपकरण भारतीय ही कारीगरों की ये भारत में देन है। इसलिए कृषि के क्षेत्र में इतना अन्न पैदा होता था, अन्न के भंडार भरे रहते थे, कोई भूखा नहीं रहता था। ऐसा ये भारतवर्ष 200 वर्ष पहले तक था। इतना नहीं है, हम जानते हैं भारत के लोगों पर लोग कम विश्वास करते हैं, लेकिन यहाँ पर 150-200 वर्ष पहले जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो वहाँ पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने भारत के सारी इस स्थिति का अध्ययन किया है। अध्ययन करने के बाद उन्होंने सब बताया है। यहाँ पर विलियम वर्ड्स ये कहते हैं, ये 1750 की बात है। यहाँ का जो ढाका का मलमल कपड़ा उद्योग है ये बहुत श्रेष्ठ है, इसकी तुलना दुनिया में करना कठिन है। इतना नहीं, ढाका और सूरत का कपड़ा उद्योग और यहाँ का मलमल इतना सुंदर और हल्का वजन का है कि वहाँ के वो विदेश इंग्लैंड के लेखक लिखते हैं, अपनी पुस्तक में लिखते हैं 1750 में कि मैंने अनेक स्थानों पर जाकर भारत में आकर के यहाँ के थान का वजन किया है। यहाँ एक थान में 14 से 15 मीटर का कपड़ा रहता है, 15 से 20 रत्ती उसका वजन है। वो एक माचिस की डिब्बी में विलियम वर्ड्स कहते हैं वो थान डाला जा सकता है। हाथ में पहने वाले इस रिंग अंगूठी में से थान को निकाला जा सकता है। इतना बारीक कपड़ा बुनने की यहाँ एक कला विकसित थी। यहाँ के जो शिल्पकार हैं, यहाँ के हथकरघा के जो कुशल वो कारीगर थे, वो इतना उन्नत किस्म का कपड़ा यहाँ निर्माण करते थे कि विश्व की मंडियों में उसका कभी मुकाबला हो ही नहीं सकता है। इतना नहीं, फ्रांस के एक पीरियड नाम के वो बहुत बड़े लेखक लिखते हैं, भारत के अंदर 36 प्रकार के उद्योग यहाँ वो अलग अलग वस्तुएं निर्माण करते थे और यहाँ का उत्पाद इतना श्रेष्ठ था कि दुनिया के बाजार में उसकी बहुत मांग थी। भारत से इस प्रकार का सारा उत्पाद विदेश के मंडियों में जाकर के बिकता था। भारत से हम निर्यात ही करते थे, आयात भारत कभी नहीं करता है। ये 1711 में वो थॉमस पिरिड ने फ्रांस के पिरिड नाम के लेखक ये कह रहे हैं कि भारत के लोग फिर बदले में क्या लेते थे, केवल सोना लेते थे और कुछ नहीं कहते थे। कैंपबेल कहता है कि भारत का स्टील उद्योग, इस्पात उद्योग इतना श्रेष्ठ है कि ब्रिटेन में पैदा होने वाला लोहा, अच्छे से अच्छा लोहा, भारत के घटिया से घटे लोहे का भी मुकाबला नहीं कर सकता है। भारत का इस्पात स्टील उद्योग इतना अच्छा है कि ऑपरेशन करने के जितने भी उपकरण हैं वो इससे बनाए जा सकते हैं। ये स्टील उद्योग की यहाँ है। इतना ही है, दिल्ली का जो मेहरौली में बना अशोक स्तंभ, उस कैंपबेल के उस वाक्य से यह सिद्ध होता है। कैंपबेल कहता है भारत का स्टील इतना अच्छा है कि कई लंबे समय तक उसको पानी में भी रखें तो भी उसमें जंग नहीं लगता है। भारत के समुद्री किनारे पर वो समुद्री जहाज बनाने वाले शिल्पी कारीगर रहते थे, वो समुद्री जहाज बनाते थे। भारतीय जहाज 50-50 वर्ष समुद्र में चलने के पश्चात भी ब्रिटेन के लोग उन सेकंड हैंड जहाजों को खरीदते थे
उनका ये कहना है कि 20-25 साल हम भी चलाते हैं, फिर भी भारत के उन समुद्री जहाजों में लगा हुआ लोहा उसमें जंग नहीं लगता है। लेकिन आज का लोहा, आज बरसात है मानो तो बाहर रह गई द्राट या लोहा जो बाहर रह गया, दूसरे दिन देखते हैं उसमें जंग लग गया। लेकिन उस समय का ये स्टील उद्योग, इस्पात उद्योग हमारा कितना उन्नत था। आज हमारे को बोलते वास्को डिगामा ने भारत की खोज की है। अरे वो तो हमारे समुद्री जहाज यहाँ का उत्पाद लेकर विदेश में जाते थे, अमेरिका में गए थे। वो 1498 में पुर्तगाल से चल करके वो वास्को डिगामा वहां आया था। उसमें भारत का बहुत बड़ा भीम का विशाल समुद्री जहाज देखा। ये क्या है? ये भारत से आया है। मैं भी भारत चलना चाहता हूँ। हमारे समुद्री जहाज के प्रमुख से बात की उसने, कहते चलिए। वो पीछे पीछे चल करके 1498 में भारत में आ गया। और दुनिया में हमको पढ़ाया जाता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया वास्को डिगामा ने की है। अरे वे पुर्तगाल का इतिहास लिखेंगे तो वो लिख सकते हैं भारत की खोज, भारत का पता वास्को डिगामा ने लगाया है। लेकिन जब वास्को डिगामा भारत में आया, उसमें भारत तो बहुत उन्नत, बहुत श्रेष्ठ, यहाँ का विकसित देश था। लेकिन इतिहासकार उसको मरोड़ करके हम सबको बताते हैं। इस प्रकार से ये भारत का इतिहास हम सबके सामने ये विचार करने का है, देखने का है। इतना नहीं है, भारत का जो संगीत है वो भी बहुत उत्कृष्ट है। भारत का कृषि का क्षेत्र हो चाहे व्यापार का क्षेत्र है, व्यापार के बारे में इंग्लैंड के अंदर 1813 में हाउस ऑफ कॉमर्स, जिसको ब्रिटेन का संसद भवन हम बोल सकते हैं, उस संसद भवन के अंदर चर्चा होती है कि भारत की आर्थिक स्थिति क्या है, भारत का ये आर्थिक साम्राज्य कैसा है, भारत की क्या स्थिति है। तो वहां के जो आंकड़े हैं इंग्लैंड के गजटियर में कोई भी पढ़ सकता है। इंग्लैंड के गजटियर में 1813 में चर्चा होती है, कहते दुनिया के सभी 200 से ज्यादा देश हैं आज। उन देशों में जितना उत्पाद होता है 43% उत्पाद 1813 में इंग्लैंड में चर्चा हो रही है। टोटल उत्पाद का 43% भारत में पैदा होता है। और इतना नहीं है, जितना दुनिया में व्यापार होता है उसका 33% व्यापार ये भारत के हिस्से का व्यापार है। और इतना नहीं, दुनिया के व्यापार में जितनी आमदन होती है 27% आमदन ये भारत के हिस्से की आमदन है। इतना समृद्ध देश था। और 1813 जब ये चर्चा हो रही है, उसमें अगर हम अमेरिका की चर्चा करें तो अमेरिका में उत्पाद उसमें 1% था। ब्रिटेन का उत्पाद 1813 में 0.5% था। यूरोप का सारा उत्पाद मिला लिया जाए तो 10 से 11% 1813 में बनता था। और आज के संदर्भ में अगर देखें तो अमेरिका दुनिया के उत्पाद का 25% पैदा करता है। चीन जो है 23% पैदा करता है। कुल मिलाकर 48% होता है। लेकिन 1813 के अंदर अकेले भारत का उत्पाद ये 43% था। यानी भारत की समृद्धि का हम व्याख्यान करके देख सकते हैं। इसलिए हर क्षेत्र में भारत उन्नत देश था। 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले, जिसका नाम हम लेते हैं वो टीबी मैकाले है, भारत में वो पहले आया। 17 वर्ष उसने भारत में भ्रमण किया। उसने कहा है मैं भारत का उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, गांव-गांव जाकर के भारत का अध्ययन किया है। और मैंने देखा है भारत के अंदर इतनी समृद्धि है, भारत में इतनी खुशहाली है, भारत का समाज इतना चरित्रवान है कि सारे 17 वर्ष के अंदर मुझे एक भी भिखारी नजर नहीं आया, कोई भूखा नजर नहीं आया, कोई भी इस समाज के अंदर चोर नजर नहीं आया। अर्थात उन्होंने कहा भारत बहुत उन्नत, श्रेष्ठ, अशिक्षित नजर नहीं आया। यह ऐसा ये राष्ट्र था। ये इस राष्ट्र के अंदर इतनी समृद्धि है कि इंग्लैंड के लोगों को भारत पर शासन करना ये आसान नहीं है। इतना नहीं है, T.W. लिटनर यो विज्ञान जो इंग्लैंड का ही एक बहुत बड़ा एक अधिकारी था, वो भारत में आया
और इतना नहीं, जर्मन का एक दार्शनिक मैक्स मुलर वो भी भारत में आया और 1822 के अंदर उन्होंने भारत का शिक्षा का अध्ययन शुरू किया। और थॉमस मुनरो उसने दक्षिण भारत का अध्ययन किया। DW ये लिटनर ने उत्तर भारत का और बंगाल का मैक्स मुलर ने शिक्षा का अध्ययन किया। गांव गांव जाकर के लंबा समय लेकर के उन्होंने अध्ययन किया। उनका जो उस समय का बंगाल प्रांत जिसमें बिहार, आधा उड़ीसा और बंगाल आता था, मैक्स मुलर ने लिखा है 80,000 गुरुकुल केवल बंगाल प्रांत में ही थे, 14,000 गुरुकुल उत्तर भारत में थे और दक्षिण भारत में भी ऐसा था। उनका अनुपात था उत्तर भारत में 200 लोगों के ऊपर एक गुरुकुल चलता है, दक्षिण भारत में 400 लोगों पर एक गुरुकुल चलता है। अगर पूरे भारत का औसत निकाला जाए तो 300 लोगों पर एक गुरुकुल चलता है। उसमें भारत की आबादी 20 करोड़ थी। उसके अनुपात में अगर हम देखें तो 7 लाख गुरुकुल भारतवर्ष में चल रहे थे। अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में आज के संदर्भ में देखें तो 10 से 4 बजे तक बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे गुरुकुल में रहते थे। सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक बच्चे पढ़ते थे। 18 विषय एक बच्चा गुरुकुल में रहकर अध्ययन करता था। और इतना ही नहीं है, वो सब प्रकार के विषयों का वो कुशल तज्ञ बनकर 14 वर्ष अध्ययन करने के बाद एक समझदार नागरिक बनकर आता था। ना केवल अध्यात्म व भौतिक जग के, विज्ञान के, खगोल के, सब प्रकार के शिक्षा, आर्थिक, वाणिज्य, घुड़सवारी, योद्धा, सब प्रकार के विषयों का अध्ययन करता था। और इन्हीं विश्वविद्यालयों से बच्चे निकल करके भारत के लिए शिक्षा को और आगे बढ़ाते थे। हम देखते हैं नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालयों की चर्चा होती है। उसी समकक्ष विक्रमशिला भी विश्वविद्यालय थे जिसमें एक एक विश्वविद्यालय में 10,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते थे। लेकिन ये लिटनर कहता है कि 200 वर्ष पहले तक भारत में 500 विश्वविद्यालय थे उस स्तर के, और हजारों महाविद्यालय भारत के अंदर थे, और हर गांव में गुरुकुल था। शिक्षा सबके लिए आवश्यक थी। और वही विदेशी इंग्लैंड के वो सब लेखक लिखते हैं शिक्षा का स्तर भारत के अंदर 200 वर्ष पहले तक ये 97% था। लेकिन यही इंग्लैंड जो दुनिया के ऊपर राज करके चला गया, 1868 में इंग्लैंड के अंदर सामान्य लोगों के लिए एक भी विद्यालय नहीं था। तो इंग्लैंड के अंदर हम जाते हैं, यूरोप के 2 महान दार्शनिक हुए, अरस्तु और ये सुकरात। उनका कहना था शिक्षा केवल राजवंशों में रहने वाले बड़े लोगों के लिए है, आम समाज को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। इसलिए इंग्लैंड हो या उस सारे समाज के प्रमुख राजघरानों के लोग हों, शिक्षा उन्हीं को दी जाती थी। आम समाज शिक्षा से दूर रखा जाता था। लेकिन भारत में आम समाज को शिक्षा दी जाती थी। भारत का शिक्षा का स्तर बहुत उन्नत था। भारत की प्रतिभा करती थी। और इतना नहीं है, मैक्स मुलर ने कहा है कि जब मैं भारत के अंदर घूम रहा था, मैं घरों में जाता था, लोगों से मिलता था, तो घरों में सोने चांदी तो कम, सोने के सिक्के ढेर लगाकर रखे रहते थे। कितने जैसे चने के, गेहूं के दाने घरों में ऐसे उंडेल को रखते हैं। कहते वो गिनते नहीं थे, वो तोल कर देते थे। किसी के घर में 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो सोने के सिक्के ऐसे पड़े रहते थे। कोई चोरी नहीं करता था क्योंकि गरीबी नहीं था, कोई भिखारी नहीं था क्योंकि अन्न होता था। लोग चरित्रवान थे। हम जब गांव में थे, गांव में देखते हैं हमारे घर में कभी दूध बेचा नहीं जाता था, फल कभी बेचा नहीं जाता था। और अभी हाल ही तक की बात कर रहे हैं, अब तो सभी जगह ये धंधा शुरू हो गया, इसको भी व्यापार से जोड़ दिया। गांव में गाय सूती थी भैंस, तो गांव के लिए आस हो जाती थी। गांव के किसी भी घर का फलदार अच्छे फल फसल देता था तो रिश्तेदारों को, मित्रों को, पड़ोसियों को फल बांटे जाते थे। ये सारे समाज की धरोहर है, ऐसी व्यवस्था थी। मैक्स और ये मैकॉले ही बोलता है कि भारत की जो शिक्षा है ये सरकार के अधीन नहीं थी, शिक्षा निजी हाथों में थी।
समाज की संस्थाएं गुरुकुल चलाते थे। गुरुकुल के नाम अपनी संपत्ति रहती थी, अपनी ये जमीन होती थी। गुरुकुल के छात्र परिवार की तरह उसमें खेती करते थे। अगर धन की कमी होती थी तो समाज के लोग अनुदान देते थे, उससे गुरुकुल चलते थे। इस प्रकार से समाज का यह शिक्षा का स्तर आत्मनिर्भर था, शासन पर आधारित नहीं था। चिकित्सा व्यवस्था भी समाज में सेवा भावना से ही की जाती थी। इसलिए समाज चिकित्सा शिक्षा हर दृष्टि से समृद्ध था। कृषि की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, उद्योगों की दृष्टि से भारत दुनिया का सिरमौर देश था। इतना नहीं, कहते जब दुनिया के लोग नंगे रहते थे तो भारत का कपड़ा उद्योग बहुत श्रेष्ठ, अच्छा, उन्नत किस्म का था। भारत का व्यापार दुनिया के मंडियों में एक दिन दो नहीं तो वो 1711 में इंग्लैंड का लेखक लिखता है और जर्मन के भी लेखक ऐसा लिखते हैं कि भारत का हमने शोध और सारा दूर से अध्ययन किया है कि जो निर्यात है भारत से, भारत के उत्पाद का पिछले 3000 वर्ष से निर्बाध रूप से बिना किसी विराम के दुनिया के मंडियों में जा रहा है और वहां से बदले में भारत के लोग सोना लेते हैं। इसलिए भारत में सोना, जैसे नदियां पानी लेकर सागर में आती है, ऐसे भारत में सोना बरसता था। तभी तो भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। और ज्ञान की दृष्टि से हमारे ऋषियों मुनियों ने जो भी रहस्य खोजे वो दुनिया में जाकर के देश के नौजवानों ने वहां मुक्त हस्ते उन सबको सिखाया है। उनको कपड़ा पहना, उनको कपड़ा बनाना, उनको भोजन कैसे पैदा किया जाता है, अनाज कैसे भोजन बनाया जाता है, खाना पीना, उठना बैठना, बोलना, सभ्यता भारतीय नौजवानों ने वहां जाकर के दुनिया के लोगों को सिखाई है। तब उनकी आंखें खुली है, हम मनुष्य है, इसलिए भारत को उन्होंने गुरु माना है। जब फायान हुएनसांग भारत में आए, दोनों के बीच में कोई 5वीं शताब्दी का, एक 8वीं शताब्दी में ईसा की भारत में आया था। 5-5, 6-6 साल वो भारत में रहे। नालंदा तक्षशिला के विश्वविद्यालय भी उन्होंने देखे, समाज का सभी वर्ग का स्तर भी देखा। उन्होंने स्वयं लिखा है, भारत सोने की चिड़िया है, यहाँ दूध घी दही की नदियां बहती है, यहाँ का समाज का स्तर बहुत उन्नत है, यहाँ पर कोई चोरी नहीं करता है, या मनुष्य नहीं देवता रहते हैं। लेकिन जब फायान वापस जाने लगा तो उनको विदा करने के लिए हमारे भी यहाँ से बहुत सारे नौजवान उनके साथ चल पड़ते हैं। फायान यहाँ से चलते हुए नालंदा के विश्वविद्यालय से विज्ञान के, साहित्य के, दर्शन के, चिकित्सा शास्त्र के अनेकों प्रकार के बहुत बड़ी संख्या में बंडल बना करके वो पुस्तकों का संच साथ लेकर चलने लगा। समुद्री जहाज में रख दिया। समुद्री जहाज चीन की ओर बढ़ रहा था, तभी तूफान आ गया। फायान कहता है समुद्री जहाज का पानी, समुद्र का पानी जहाज में आ जाएगा, हम डूब जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, इस साहित्य को फेंक देते हैं। लेकिन भारतीय नौजवानों ने कहा ये ज्ञान है, ये पुस्तकों केवल कागज नहीं है, ये ज्ञान का भंडार है, पूर्वजों की तपस्या है, ये विश्व कल्याण के लिए है, इसलिए इनको नहीं फेंकना चाहिए। एक एक करके नौजवानों ने समुद्र में छलांग लगा दी। लेकिन ये ज्ञान मानव मात्र के लिए है, चीन के समाज के भी काम आना चाहिए। तो फायान ने वहां जाकर देश के नौजवानों के चरित्र को भी लिखा है। इसलिए देश का किसी भी तरीके से आप वर्णन करेंगे, भारत की यानी गौरव की यानी गणना करना ये कठिन है। भारत का ज्योतिष शास्त्र हम देखते हैं, वो ज्योतिष हर प्रकार की, आज भी नॉस्ट्रेडम की भविष्यवाणियां देखते हैं। भारत में बहुत सारे श्रेष्ठ ज्योतिषाचार्य हैं, वो गणना करते हैं और ग्रहों के आधार पर भविष्यवाणियां करते हैं, सत्य सिद्ध होती है। हमारे हाथ में रेखा रहते हैं, रेखाओं का ज्ञान भी इतना सटीक है कि रेखाएं सत्य बताती हैं। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो माथा देखकर मनुष्य का बॉडी लैंग्वेज देख करके बता देते हैं ये मनुष्य किस प्रवृत्ति का है। उज्जैन की एक घटना है, वहां के राजा के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया। एक मिहर नाम का राजा के यहाँ ज्योतिषाचार्य था। उसने आकर जब जन्मपत्री बनाई तो ज्योतिषाचार्य थोड़ा ठिठक गया। उसने कहा, तो राजा ने देखा क्या बात है, कि नहीं फिर भी बताओ। कहते इस बालक की आयु 10 वर्ष है
और इतने तारीख को इतने बजकर इतने मिनट के बाद इस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु जो है वो बराह के द्वारा होगी। राजा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी देखते रहे, बच्चा बहुत होनहार था। वो दिन आ गया, राजा ने उस मिहिर नाम के ज्योतिषी को अपने महल में बुला लिया। तो राजा ने क्या किया था, बच्चे को एक महल के अंदर के कमरे में सुलाकर बंद करके बाहर ताला लगा दिया था। 3-4 कमरों में चाबी भी अपने पास रख ली थी, कहीं गलती ना हो जाए। वो समय आ गया, 1:30 बजे का समय आ गया। राजा ने कहा, मिहिर ज्योतिषाचार्य जी, आपका समय, आपकी भविष्यवाणी गलत सिद्ध हो गई, इसलिए बच्चा तो अभी मरा नहीं है। क्योंकि उनको पता था उस कमरे में बराह कहां से जाएगा। लेकिन ज्योतिषाचार्य ने कहा, हमारे पूर्वजों का ज्ञान अगर सत्य है तो निश्चित तौर पर वो बच्चा आज इस समाज में नहीं है, उसका शरीर होगा। चलो देखते हैं। जब दरवाजे के अंदर दरवाजा ताले खुलते चला जाता है राजा, तो अंदर देखते हैं बच्चा मरा पड़ा है। हुआ क्या, बड़े राजाओं के यहाँ बराह का, जैसे हिरण का, सुअर का, किसी ना का सिर लगाने की परंपरा है, दीवार पर चिपका देते थे। एक दीवार पर बराह का सिर काटकर उसका सींग दीवार पर लगाया था। बच्चा खेलते हुए वो कमरे में क्या करे, वो नीचे सो गया था, से गिरा, उसकी खोपड़ी में जो सींग था वो बच्चे की कनपट्टी में घुस गया, बच्चा उसी से मर गया। तो राजा इतना प्रभावित हुआ, हमारे देश का ज्योतिष गणना इतनी श्रेष्ठ है। उस मिहिर का नाम उन्होंने बराह मिहिर कर दिया, जिसका नाम आज हम एकात्म स्तोत्र में प्रातः स्मरण में प्रतिदिन लेते हैं। वो ज्योतिषाचार्य, वो उस बराह मिहिर बन गया। इस प्रकार से इस देश की धरती ऐसे ज्योतिषियों को देने वाली है। इतना नहीं, है वीरों की धरती है। महाभारत और रामायण काल के तो योद्धाओं की गणना देखते ही है, लेकिन आज के युग में भी हम देखते हैं 1914 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। महारानी विक्टोरिया क्रॉस बांटे गए थे, भारतीय नौजवान उस सेना में थे। सबसे अधिकतम महारानी विक्टोरिया के नाम से ये विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले भारतीय ही नौजवान था। चाहे वो द्वितीय विश्व युद्ध में है, वहां भी भारतीय ही नौजवानों को ये परमवीर चक्र प्राप्त हुए थे। और 1999 में आज भी अगर देखते हैं कारगिल के युद्ध में उस टाइगर हिल को फतह करके दुनिया के यानी नाकों चले नहीं, उन दांतों के नीचे, दांतों के अंदर उंगली दबा ली थी दुनिया के लोगों ने कि भारतीय नौजवानों का जज्बा कैसा है। 18 से 20-22 साल के लोगों ने टाइगर हिल को फतह कर दिया था। इसलिए भारत की भूमि वीर भोग्या वसुंधरा है। भारत का इतिहास जो आज इस विषय को हम स्पर्श नहीं करेंगे, वो वीरों का इतिहास है, बलिदानों का इतिहास है। भारत का इतिहास गुरुओं का है, संतों का है, ऋषियों का है, दार्शनिकों का है, कवियों का है, लेखकों का है और बलिदानी वीरों का है, वीरांगनों का है। माताएं जो यहाँ इस देश के अंदर है, वो माताओं का जीवन आदर्श है। माताएं सीता सवित्री का आदर्श लेकर पति को परमेश्वर समझ करके इस जीवन को श्रेष्ठतम मार्ग पर बढ़ाती है। वो पति का धर्म के मार्ग में सहयोग करती है। इसलिए समाज की, जहाँ समाज व्यवस्था श्रेष्ठ है, उसमें पवित्रता है, इसमें ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति, सभी प्रकार से उन्नति है समाज था। दूसरी ओर शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, व्यापार, उद्योग में भी ये समाज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ समाज इस देश में रहा है। भारत ने दुनिया के सब छुपे हुए रहस्य खोजे हैं। यानी जब विवेकानंद अमेरिका गए थे तो अमेरिका के लोगों के अंदर सीना चौड़ा करके भी विवेकानंद जी ने कहा था, आपका सिद्धांत आप जहां समाप्त होता है, भारतीय विचार वहां से प्रारंभ होता है। विवेकानंद जी की छोटी सी घटना सुनाकर मैं विषय को विराम दूंगा। 1886 में रामकृष्ण परमहंस का देहांत होता है और 87 में वो सन्यासी बन जाते हैं गुरु भाइयों के साथ। 88 में परिव्राजक का जीवन जीने के लिए भाइयों को भेज देते हैं। गुरु भाइयों को स्वयं भी परिव्राजक बनते हैं। स्वामी विवेकानंद वो गरीब के, अमीर के, किसान के, मजदूर के, शहर में, गांव में भ्रमण करते हैं। अब भ्रमण करते हुए जब उन्होंने समाज का दृश्य देखा तो उनको कहते रात को नींद नहीं आती थी। विवेकानंद कहते जो गांव में, हर गांव में एक ही दृश्य नजर आ रहा है, चलते फिरते नर कंकाल नजर आ रहे हैं।
किसान खेती पैदा करता है तो अंग्रेज 90% कर कृषि पर लगाया था, लूट करके ले जाते हैं, खाने को अन्न नहीं बचता है। हमारी चिकित्सा व्यवस्था वैद्य है देखते थे, उसको अवैध घोषित कर दिया। आज भी वैद्यों की चिकित्सा को अवैध ही माना जाता है, उनको मान्यता नहीं है। लेकिन मैंने कहा एम्स और पीजीआई के रोगी वो वैद्य ठीक करते, मैंने देखे हैं, आंखों से देखे हैं। इसलिए इंजीनियरों के अंग्रेजों ने हाथ काट दिए थे, गांव के शिल्पियों को नष्ट कर दिया था, वैद्य नष्ट। गांव में जो हर विद्यालय थे, विद्यालय बंद कर दिए थे। इसलिए गांव के लोग अनपढ़ हो गए, अज्ञानी हो गए, अशिक्षित हो गए, बीमार हो गए, कुपोषण के शिकार हो गए। इसलिए विवेकानंद जब जगह जगह भाषण देते थे, वो बोलते थे दरिद्र नारायण भरो। दरिद्र की परिभाषा देते थे, दीन दुखी कोड़ी अनपढ़ अशिक्षित अज्ञानी, साक्षात और मूर्ख कहते थे ये साक्षात परमेश्वर है, इसकी सेवा करिए। इस देश में ऐसा पहले 1850 तक 1840 तक ऐसा इस समाज में नहीं था। धन धान्य से भरपूर, शिक्षा से भरपूर, संस्कृति से योग्य, हर प्रकार से उन्नत राष्ट्र, सोने की चिड़िया ये भारतवर्ष। लेकिन अंग्रेजों की कूटनीति और गलत नीतियों के कारण से, योजनाबद्ध तरीके से मैकॉले ने कहा था भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़नी होगी, शिक्षा व्यवस्था नष्ट करनी होगी, संस्कार व्यवस्था तहस नहस करनी होगी, इतिहास को तोड़ मरोड़ करके समाज के सामने रखना होगा। और लॉर्ड मैकॉले की 1835 में लागू इस शिक्षा नीति ने 90-92 आते आते भारत को चूस कर रख दिया, भारत को मिट्टी के ढेर में अंधकार में झोंक दिया। और ये लूट का दौर 1947 तक चलता रहा। इस समाज के अंदर जो कभी दुनिया का श्रम और शक्तिशाली, धन धान्य शिक्षा से भरपूर दुनिया का विश्व गुरु भारत, सोने की चिड़िया भारत, कंगाल बना के रख दिया। समाज में फूट, जाति के नाम से, भाषा के नाम से, क्षेत्र के नाम से झगड़े खड़े कर दिए। आज समाज में हम उसका आलम देखते हैं। हमारे समाज का एक बहुत बुद्धिजीवी वर्ग वो कहता है भारत के समाज तो यहाँ का है ही नहीं, भारत के बारे में अनर्गल गलत प्रचार करता है। मेरा उनसे निवेदन है, वो अपने आत्मीय सज्जन है, भारत के वास्तविक इतिहास को जानना चाहिए। भारत का समाज ये एकात्म समाज है, ये भारत माता की संतान है, ये अपने आप में बंधु भाव का ये रिश्ता लेकर के देश के लिए जीने वाला समाज है। इसके अंदर भेद करना ये आज के युग की मांग नहीं है, ये पाप है। समाज के अंदर समाज को अपने से परिचय करा करके, उसका स्वाभिमान खड़ा करके, हम जैसे थे वैसा अगर परिचय होता है तो हम भविष्य को भी वैसा बना सकते हैं। जिसने कभी भूतकाल में कुछ किया नहीं, वो भविष्य को क्या बना सकता है? जो था वो हो सकता है। दो नौजवान से अगर पूछे तेरे पिताजी क्या काम करते हैं, तो एक तो चौड़ी छाती करके बोलता है मेरे पिताजी परमवीर चक्र विजेता हैं, उन्होंने ये कीर्तिमान जीवन में स्थापित किए थे। दूसरे से पूछते हैं तेरे पिताजी क्या काम करते, मेरा पिताजी बहुत बड़े डाकू थे, उन्होंने बड़े कत्ल किए हैं, समाज में इस प्रकार का अत्याचार करते थे। और कहते हुए उसकी आंखें नम हो जाती हैं, सिर झुक जाता है। इसलिए जब भारत के समाज को यह पता चलेगा कि उनके पूर्वजों ने ज्ञान में, विज्ञान में, सभ्यता में, संस्कृति में, कृषि में, शिक्षा में, चिकित्सा में, उद्योग में, व्यापार में दुनिया को माती थी, दुनिया को खिलाती थी, भारत माता अन्नपूर्णा, ये गुरु बन करके विश्व गुरु सिंहासन में पर बैठ करके ये दुनिया का मार्गदर्शन करने वाली ये भारत माता थी। के कुछ चक्कर का शिकार होकर के भारत की सारी व्यवस्थाएं तहस नहस हो गई। उसका परिणाम आज भारत लड़खड़ा रहा है। लेकिन इंग्लैंड ने यहां से सोना ले जाकर के औद्योगिक क्रांति की, लेकिन वहां सोना पैदा नहीं होता है। पैदा तो गंगोत्री तो भारत में और पैदा हो जाएगा। भारत के अंदर मेधा है, दिमाग है, वो और नई नई तकनीक विकसित करके दिखा दिया। एक ही प्रयत्न से मंगलयान पर पहुंच गए हैं, क्रायोजेनिक इंजन बना लिया है, ऐसी मिसाइलें कई बार हिट कर सकते हैं, खड़ी हो रही है दुनिया के अंदर। भारत अपने नौजवानों की, अपने माता बहनों के इस परिश्रम से, हस्तशिल्पियों के इस परिश्रम से फिर खड़ा हो रहा है। भारत के अंदर वो क्षमता है, पहले से भी
अच्छा ये राष्ट्र खड़ा हो सकता है। विवेकानंद कहते थे 100 नौजवान मिल जाएं तो मैं देश का कायाकल्प नहीं करूंगा, पहले से भव्य दिव्य भारत खड़ा कर दूंगा। मेरा देशवासियों से और आप सभी सज्जनों से, माताओं से विनम्र निवेदन है कि भारत हमारी माता है। हम इसके उत्थान के लिए हमारी शक्ति, बुद्धि, सामर्थ्य लगनी चाहिए। हम जिस काम को भी हाथ में लेते हैं उसको हम श्रेष्ठतम तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। मैं इससे बढ़िया आप कर ही नहीं सकते। नए नए शिल्प विकसित करेंगे जो हमारे प्रधानमंत्री शिल्पकारों से कह रहे हैं, और हमारा उत्पाद दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। और हमारे अंदर ये क्षमता है, हम भारत को फिर से पहले से उन्नत, श्रेष्ठ, समृद्ध, शिक्षित, चरित्रवान भारत बना सकते हैं। आज के इस बौद्धिक के वर्ग के पीछे का शायद आयोजकों का यही आशय रहा है कि हमारा समाज अपने देश के इस श्रेष्ठ बातों से अवगत हो। मैंने थोड़े में ये बातें रखी हैं, फिर भी बहुत समय लगा है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंत, भारत के उन्नति के, भारत के इतिहास के इस सारे पृष्ठ को आप सभी हर तरह से साहित्य प्राप्त करके अध्ययन करें तो हमारे अंदर आगे बढ़ने की बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त होगी। परमात्मा हम सबको भारत से फिर से अच्छा बनाने की शक्ति प्रदान करें। आप सबके अंदर बैठे हुए उस शक्तिमान परमेश्वर को प्रणाम करता हुआ मैं कथन को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।